जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा आने वाली है ना, तो अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आपका जो गद्य खंड से है चैप्टर 5 श्री राम शर्मा, तो इनके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने अभी तक हम आपको पद पढ़ा रहे थे, हमने पद पढ़ाया है और गद्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है गद्य पार्ट में, उसको पढ़ाया है। और अभी भी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला अभी आने ही वाली है बच्चों। अभी हम कुछ ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आलोचना तक पहुंचे हुए हैं वहां पर। और फिर आपके गद्य पाठ का ही भाग कहानी कविता जो है, हमने पिछली क्लास में बच्चों आपको महादेवी वर्मा जो चैप्टर 4 है अध्याय 4, वहां उसको गिल्लू कहानी को पढ़ा है। और आज हम आप श्री राम शर्मा जी को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय को भली प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इनसे संबंधित कहानी को पढ़ा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला कार्य जो है आप लोगों का, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये देख रहे हैं ना, जो ये फ्लो चार्ट, ये जो स्क्वायर में बना हुआ है, आपको इसी पे फोकस करना, यही आपको नंबर दिलाएगा बच्चों। आपको इतना ही जीवन परिचय में मैक्सिमम यही चीज आप खूब रट लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में लिखिएगा जरूर। इस चीज को आप कॉपी में अवश्य लिखिएगा, भले आपके पास किताब हो तो क्या, आप कॉपी में लिखिएगा। क्योंकि अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ चीज जब हम उसको रिवीजन करते हैं बार बार, तो हमारा दिमाग थोड़ा और जल्दी से, शीघ्रता से कैप्चर करता है और ज्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर चीजें बनी रहती हैं, याद रहती हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस है बच्चों आपके जन्म, और ये जो श्री राम शर्मा हैं इनके जन्म, ये देखिए जन्म और मृत्यु पर। और उसके बाद में ये देखिए इनकी जो जन्म स्थान है बच्चों, इस पर फोकस करना रहेगा। इनका जो ये देखिए शैली कैसा है, ये सारी चीजें, भाषा कैसी, ये जो इस फ्लो चार्ट में जो भी चीजें हैं आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बस समझ लीजिए आपका 80% काम, 99% काम हो गया बच्चों। अब 1% जो होगा इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद उसमें कुछ चीजें होंगी जिसे एक्स्ट्रा हम नीचे ऐसे करके लिख देंगे। जैसे ये तो सबसे ऊपर फ्लो चार्ट रहेगा, आप जानते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए सादा पेज लेके आपको समझा देते हैं आपको परीक्षा में लिखना कैसे है। जैसे अभी आपका है श्री राम शर्मा का जीवन परिचय, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए श्री राम शर्मा का आपने जीवन परिचय से लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर आप इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये देखिए बन गया फ्लो चार्ट, वही जैसे बना था ना। अब इसी में आप फिलअप कर देंगे क्या, ये देखिए जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, फिर पिता का नाम, फिर भाषा शैली, फिर इनकी रचनाएं। उसके बाद इसी तरह से बच्चों ऐसे इनके बारे में डिटेल, यही चीज ऐसे लिखते जाएंगे। अब आप ऐसे लिख दिए, देख रहे हैं ना, ऐसे चीजें आप लिख देंगे। ये समझ लीजिए आपने लिख दिया इनके बारे में। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ नीचे से लिखेंगे जीवन परिचय या साहित्य परिचय। हम आपको समझा रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है बच्चों। आपने यहाँ ऊपर तो लिखा ही है श्री राम शर्मा का जीवन परिचय, यहाँ समझ लीजिए आपने लिखा है। लेकिन अब यहाँ हेडिंग डाल के जो ये चीज यहाँ फ्लो चार्ट में रहेगा बच्चों, ये फ्लो चार्ट में वही चीज यहाँ वाक्यों में, ऐसे वाक्य में ऐसे पढ़ पढ़ के श्री राम शर्मा जी का जन्म यहाँ पर इतने सन में, ऐसे ऐसे आपको लिखना रहेगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले हमको इनके फ्लो चार्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या है इनके, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई है। देखिए जन्म स्थान, श्री राम शर्मा जी का जो जन्म स्थान है बच्चों, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश किरथरा नामक गांव में। कहाँ, किरथरा, शर्मा, श्री राम शर्मा किरथरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये किरथरा कहाँ है, मैनपुरी में बच्चों। और ये मैनपुरी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब ये देखिए बच्चों इनका जन्म और मृत्यु में डेट समझ लीजिए 1892, 1967। ये ऐसे खूब रट लीजिए, बार बार जब पन्ना पलटिए आप सुबह शाम कॉपी ये उठाइए हिंदी का, मुश्किल से 15 मिनट दीजिए बच्चों जो कॉपी में आप उतार रहे हैं। आप पहले वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, इसको उतार दीजिए और उसके बाद निरंतर, पिछले क्लासेज हमने पढ़ा दिए, पद्य के पार्ट पढ़ा दिए लगभग 4 से 5 लेसन, और इसके बाद अभी इधर गद्य के हमने आपको पढ़ा दिया, ये 5वां लेसन है। इसी को आप उतार लीजिए बच्चों और इसी को खूब रिवाइज कर लीजिए सुबह शाम। बस अगर आपका एग्जाम हो गया है तो कोई बात नहीं, और नहीं हुआ है तो समझ लीजिए इसी को आप रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। रटने का अर्थात
रटने का मतलब ये नहीं है बच्चों, बस आप रटते जाइए, पहले चीजों को समझ लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, विश्वास मानिए उतनी बार आपकी चीजें, आप कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप चीजों को समझते जाएंगे। जब आप किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो उसका एक अवधारणा बन जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है, पर वो याद नहीं होता है। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ते हैं तो दिमाग पे बनती है, तब और क्लियर होता जाता है, हाँ ये चीजें तो याद होने लगती हैं फिर। और फिर बीच बीच में रिवीजन। तो आपका एग्जाम जितना नजदीक है जल्दी, उस हिसाब से आप मैक्सिमम तेजी के साथ पढ़ें, इसको बार बार रिवाइज करें। तो अब आइए बच्चों, जन्म और मृत्यु को देख लेते हैं। 1892 में इनका जन्म होता है और 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है। श्री राम शर्मा जी का जन्म 1892 में होता है, किरथरा नामक गांव में होता है जो कि मैनपुरी में है, और मृत्यु 1967 में होती है। अब देखिए बच्चों, इनकी भाषा कैसी है। लगभग सभी जो गद्य के कवि लेखक हैं बच्चों, उनकी भाषा ऐसी रहती है, सरल रहेगी, सहज रहेगी, प्रवाहयुक्त रहेगी, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली रहेगी, शुद्ध खड़ी बोली रहेगी, ऐसे ही लगभग रहेगा। आपको यही लिखना रहेगा भाषा के स्थान पे। फिर बच्चों शैली के आता है तो शैली चित्रात्मक है, आत्मकथात्मक है, वर्णनात्मक है और विवेचनात्मक है। अब आइए बच्चों, ये किस युग के हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 1 नंबर का बन जाएगा। जब हम आपको क्वेश्चन आंसर इस पार्ट से संबंधित करवाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन अवश्य बना होगा। तो उसमें ये दिया होगा कि श्री राम शर्मा किस युग के हैं। तो बच्चों ये शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्ल युग और जो शुक्लोत्तर युग, पहले आया शुक्ल युग, उसके बाद 10-20 साल 15 साल बाद आ गया शुक्लोत्तर युग, तो ये बीच के हैं। मतलब कि इनको आप शुक्ल युग में भी समझ सकते हैं और शुक्लोत्तर युग में भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको मान लीजिए एक ही दिया है शुक्ल युग, तो भी आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि ये शुक्लोत्तर युग नहीं लिखा है यहाँ पर, तो वहां आप शुक्ल युग पर टिक लगा देंगे। अब देखिए बच्चों, संपादन इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो विशाल भारत। श्री राम शर्मा है, क्या नाम जुड़ा हुआ है? राम, तो विशाल भारत तो होगा ही। पूरे विशाल भारत में श्री राम जी का नाम गूंजता रहता है। आप देखते हैं चारों तरफ श्री राम जय श्री राम होता नहीं है? तो बस ऐसे ट्रिक बच्चों, आप ट्रिक के माध्यम से चीजों को लिंक करके जोड़ के और याद करने का कोशिश कीजिएगा। विशाल भारत, श्री राम शर्मा। अब बच्चों एक चीज और देख लीजिए कि हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, अर्थात इन्होंने क्या किया हिंदी साहित्य में। तो ये शिकार साहित्य के रूप में चर्चित हैं। हिंदी साहित्य में किस रूप में बच्चों? शिकार साहित्य के रूप में चर्चित हैं। अब आइए बच्चों, चूंकि हमको इनके बारे में अच्छे से याद करके रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है, तो इसलिए इनके बारे में सबसे पहले ये देखिए बच्चों, विस्तार से जान लेते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये विस्तार से हम जान लेते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहां से प्रारंभ करते हैं। ये इनका जीवन परिचय, जैसे हमने बताया था आपको कि फ्लो चार्ट ऊपर बनाइएगा और ऊपर ऐसे नीचे फिर जीवन परिचय करके जो जो चीजें उनके यहाँ पर फ्लो चार्ट में फिलअप है बच्चों, वही चीज भाषा में लिखना। देखिए यहाँ पर भी लिखा है जीवन परिचय। श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा नामक मक्खनपुर के पास पड़ता है नामक गांव में हुआ था। 23 मार्च सन 1892 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रेवती राम शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में ही हुई थी। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किया इन्होंने। ये अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी और आत्मविश्वासी थे। श्री राम शर्मा का छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से जुड़ गए। मतलब ये जब छात्र जीवन में ही थे, मतलब ये पढ़ाई ही कर रहे थे, तभी से ये स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से लग गए। गणेश शंकर विद्यार्थी बालकृष्ण शर्मा नवीन पर भृति विभूतियों के संपर्क में उनकी दृष्टि और लेखन को धार दी गई। अब देखिए बच्चों, दृष्टि और लेखन को धार दी गई अर्थात उन्होंने जो लेखन और वहां के दृश्य को देखा, उसमें और बारीकी से इनके जानकारी हो गई अच्छे से, और दिन प्रतिदिन इनको उसके प्रति जानकारी होती गई। किसके जब संरक्षण में थे, मतलब संपर्क में थे, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी और बालकृष्ण शर्मा नवीन के जब साथ रहे तो इनको और अच्छी चीजें अच्छे मतलब ज्ञान और अर्जन हुए लेखन के संबंध में। अब जो राष्ट्रीयता की भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि ये राष्ट्र के प्रति काफी जागरूक थे, क्योंकि ये छात्र लाइफ से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़े रहे।
तो प्रारंभ में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। शुरुआत में इन्होंने पढ़ना पढ़ाना भी कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो उस समय जेल भी जाना पड़ा। आप तो जानते हैं उस समय का बात, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेता था तो जेल जाना ही पड़ जाता था। आत्मविश्वास इनका इतना सबल था कि बड़ी बड़ी कठिनाइयां, देखिए बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, आप सुनने मात्र पे फोकस कीजिएगा, खूब ध्यान से सुनने पर ध्यान दीजिए बच्चों, बस थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ रहा है बस। अब आइए देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि आत्मविश्वास इनका इतना सबल था कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आने पर भी विह्वल नहीं होते थे, अर्थात टूटते नहीं थे, कमजोर नहीं फील करते थे अपने को, अब साहसी थे। इनका विशेष झुकाव लेखन और पत्रकारिता की ओर था, मतलब ये कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे और पत्रकारिता की ओर इनका ध्यान था। ये लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक भी रहे। विशाल भारत पत्रिका यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है। इनके जीवन के अंतिम दिन बड़ी कठिनाई से बीती। लंबी बीमारी के बाद सन 1967 में इनका वो स्वर्गवास हो जाता है। अब देखिए बच्चों, साहित्यिक परिचय में क्या है, श्री राम शर्मा ने अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया था। कहाँ से? पत्रकारिता से। संपादक किसके रहे? विशाल भारत के। विशाल भारत के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप पत्रिका किसका है बच्चों? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का है, में भी सह संपादक के रूप में कार्य करते रहे और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एवं जनमानस को झकझोर देने वाले लेख लिखकर इन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। ये शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा माना जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है बच्चों कि शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो श्री राम शर्मा हैं। या पूछ सकता है कि शिकार साहित्य का प्रारंभ किस लेखक के द्वारा किसे माना जाता है या शुरू होता है? तो श्री राम शर्मा। ये दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, इनकी पुस्तक शिकार का प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ था। शिकार साहित्य का एक कथेतर विधा है। कैसी विधा है? कथेतर, मतलब कथा से इतर है विधा। अब श्री राम शर्मा ने इस कथेतर विधा को अपनी भाषा और शैली, थोड़ा सा ऊपर कर दें बच्चों, यहाँ पर देखिए, श्री राम शर्मा ने कथेतर विधा को अपनी भाषा और वर्णन शैली से लोकप्रिय बनाया। कथेतर जो विधा थी इनको जो जैसे बहुत प्रकार की विधाएं हैं गद्य में, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, लघु कथा हो गया, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र, ये सब विधाएं हैं गद्य काव्य की। तो बच्चों इसमें कथेतर एक अलग विधा जिसको श्री राम शर्मा ने शुरुआत की, तो उसको इन्होंने अपनी भाषा, अपनी सरल भाषा और वर्णन शैली से बड़ा ही लोकप्रिय बना दिया। लोकप्रिय अर्थात बहुत सारे लोग इसको पढ़ने लगे, आसान भाषा में था। इनके शिकार साहित्य में रोमांच और पशुओं का मनोविज्ञान भी है। संपादन एवं शिकार साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण और आत्मकथा आदि विधाओं के क्षेत्र में भी अपनी प्रखर प्रतिभा परिचय दिया। ये बच्चों आत्मकथा हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, ये सभी बच्चों आपको गद्य साहित्य के इतिहास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट फॉर्म में बना दिए हैं। गद्य का अलग प्लेलिस्ट है और पद्य काव्य का अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा बच्चों। अब उसका लिंक हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे गद्य काव्य का, और उसमें आप शुरू से लेके आखिरी तक एक एक करके जब चीजें सुनेंगे, ध्यान से 2 से 3 बार सुनेंगे, तो आपको गद्य साहित्य का जो इतिहास या विकास है बच्चों, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, बहुत अच्छी पकड़ अभी से ही हो जाएगी। तब आप जब क्लास 10 में जाएंगे तो कोई चीज नई नहीं रहेगी, फिर आप उसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 में थोड़ा और विस्तार से रहेगा चीजें, तो और अच्छे तरीके से करेंगे तो इससे संबंधित पूरे 10 नंबर आएंगे बच्चों क्लास 10 में आपके। और ये क्लास 9 में शायद 10 या 8 नंबर के आते हैं, 4 गद्य से आएंगे और 4 पद्य से आएंगे, तो ये 8 या 10 नंबर का मैटर रहता है बच्चों, तो इसको ध्यान से आप पढ़िए। और नंबर के अलावा बच्चों इससे संबंधित आपको जानकारी होना जरूरी है कि हमारा हिंदी जो है उसके जो साहित्य है उसके विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने क्या क्या योगदान किया, किसने क्या क्या रचनाएं लिखी, ये सब जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप उस प्लेलिस्ट में जाके बच्चों और उसको पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा।
तो अब आइए बच्चों, इसीलिए हम आपको समझाना चाहते थे कि ये सब अब आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं कि ये सब क्या चीज है, तो वहां पर डिटेल एक एक चीज हमने समझा दिया है। अब इन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक लेख भी लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। अब इनकी कृतियां अर्थात बच्चों इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो शर्मा जी ने संस्मरण लिखा है, जीवनी लिखा है, शिकार साहित्य लिखा है, आज विविध विधाओं में साहित्य का सृजन इन्होंने किया है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है बच्चों। शिकार साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा है, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार, इन सभी रचनाओं में शिकार का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पशुओं के मनोविज्ञान का भी सम्यक परिचय यहाँ पर मिलता है। अब देखिए बच्चों, संस्मरण साहित्य में इन्होंने क्या लिखा है, तो सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा ने लिखा है। राम जी सबकी सेवा करते हैं, सबका ध्यान करते हैं, किसी को दुख नहीं होता, उनका नाम लीजिए तो दुख कट जाते हैं सारे, मतलब ऐसे लिंक जोड़ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये सत्य है, आप जानते भी हो तो थोड़ा सा जोड़ लीजिए। हम किसकी सेवा करते हैं, श्री राम जी की सेवा करते हैं, बस सेवाग्राम डायरी किसका है, श्री राम शर्मा का है। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा जी का है। इनमें लेखक ने तत्कालीन समाज की झांकी बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। अब देखिए बच्चों, इनकी जीवनी, जीवनी किसे कहते हैं ये भी हमने गद्य साहित्य में समझा दिया है। गंगा मैया, नेताजी, ये जीवनी है इनकी। थोड़ा सा और यहाँ पर आते हैं बच्चों, गंगा मैया, नेताजी, इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर लेख भी आपकी साहित्य साधना के ही अंग हैं। तो ये रहा इनका बच्चों जीवन परिचय आपके श्री राम शर्मा जी का। अब हम आगे जो आपका इनसे संबंधित जो पाठ है बच्चों, उसमें ये देखिए उससे संबंधित किस प्रकार से आपके परीक्षा में की दृष्टि से चीजें कैसे बन सकती हैं। परीक्षा को आपके ध्यान में रखते हुए हमने गद्यांश ले लिया है, मतलब पूरे जो कहानी है उसका एक अंश लिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन को, उसके अर्थ को पहले बताया, फिर व्याख्या किया है और फिर उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे ये हमने डिटेल आपको समझा दिया है, प्रश्न के साथ उत्तर भी दे दिया है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए एक ये गद्यांश है, ये देखिए एक ये वाला गद्यांश है, ये वाला, और दूसरा ये, दो गद्यांश हमने आपकी परीक्षा की दृष्टि से नजर में रखते हुए अपने, ये देखिए दूसरा ये गद्यांश है। तो ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करके समझा देते हैं और आप इसी को आप खूब अच्छे से, इसके पहले भी हमने जो 4 लेक्चर समझा दिए महादेवी वर्मा, और उसके पहले मंत्र होगा और क्या कहते हैं प्रेमचंद जी का मंत्र है और मित्रता है। तो ये सब आप बस इतना ही तैयार कर लीजिए बच्चों आपके परीक्षा में। अगर ये आ गया तो आप यही लिख के आएंगे, एकदम वैसे ही लिख के आएंगे जैसे ये है। लेकिन अगर इससे दूसरा कुछ जोड़ के आ गया, नेक्स्ट कोई गद्यांश आ गया, तो भी बच्चों अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझे रहेंगे तो वहां पर चीजें इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि इसी पाठ से ही रहेंगे तो मिलते जुलते रहेंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे ध्यान से इसको पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक अर्थ को समझ लेंगे, फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे और उसके बाद इसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर हमारी परीक्षा में बनेंगे उसको देखा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप भी हमारे साथ ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय वो उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। चीजें समझ रहे हैं बच्चों? हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वो मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। अब आइए बच्चों, अब इसी तरह ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा थोड़ा सा गद्यांश, अब उसी से संबंधित ये अर्थ समझ लीजिए। वहां पर अर्थ नहीं रहेंगे लेकिन आप पहले से जाने रहेंगे। ये अर्थ जानना बहुत जरूरी है बच्चों, ज्यादातर आप अर्थ जान ही जाएंगे। जैसे मोह हो गया तो मोह आप जानते हैं, लगाव है, प्रेम है। उम्र है, उम्र से आप रूबरू हैं कि उम्र आयु को कहते हैं। उम्र आयु, नारायण वाहन विष्णु की सवारी,
या पक्षियों का राजा गरुड़ या सांपों का शत्रु ऐसे कह सकते हैं। अब झुरे जाते थे अर्थात झाड़े जाते थे। क्या जब आम लगते थे पेड़ों में तो डंडे से लोग झाड़ते थे, गिराते थे। अब मूक माने होता है बच्चों गूंगा, मूक गूंगा जो बोल ना पाए। और सजीव सा अर्थात मतलब होता है बच्चों जीवित के समान। सजीव मतलब कि उनके पास जीव जैसे व्यक्ति जीवित रहता है उसी समान वो डंडा था। प्रसन्न वदन माने प्रसन्न मुख, प्रसन्नता से मुख का प्रसन्न होना। तो अब देखिए बच्चों इसकी व्याख्या को। अब देखिए यहाँ पर पूरे ये जो पूरा गद्यांश है बच्चों, इसका पूरा आपको व्याख्या नहीं करना रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ देख रहे हैं ना ये चीजें, तो ये जहां तक अंडरलाइन किया है बस आपको व्याख्या सिर्फ वहीं तक करनी है। तो अब देखिए व्याख्या सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे। चलिए अब व्याख्या की ओर हम लोग चलते हैं। व्याख्या क्या है? लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन उसके बड़े भाई ने 3 चिट्ठियां मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए उसे दी थी। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने बबूल के डंडे को लेकर घर से डाकखाने की ओर निकल पड़े। लेखक को उस अवस्था में डंडे से जो प्यार था वो इस उम्र में राइफल बंदूक से भी नहीं है। चीजें समझ पा रहे होंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। लेखक ने अपने डंडे से अपनी रक्षा सैकड़ों बार की थी। जिस प्रकार कई लोग राइफल रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी प्रकार लेखक उस डंडे को अपने पास रखकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। लेखक के अनुसार उसका डंडा अब तक अनेक सांपों को मार चुका था। उसका डंडा सांपों के लिए शत्रु के समान था। समझ रहे हैं बच्चों? आगे लेखक ने अपने डंडे की तुलना नारायण वाहन से की है। नारायण का वाहन गरुड़ होता है और गरुड़ पलक झपकते ही सांपों को मार डालता है। उसी प्रकार लेखक का डंडा भी कई सांपों को मौत की नींद सुला चुका था। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये अंडरलाइन जो पार्ट थे उसी का व्याख्या है। लेखक और उसका भाई प्रतिवर्ष स्कूल जाते समय गांव और मक्खनपुर के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ से अपने इस डंडे के माध्यम से खूब सारे आम तोड़ा करते थे। अन्य सभी के लिए यह डंडा निर्जीव था, परंतु बबूल का यह डंडा लेखक के लिए जितना जीता जागता मित्र था। लेखक और उसका छोटा भाई दोनों प्रसन्नतापूर्वक मक्खनपुर की ओर तेजी से चलने लगे, क्योंकि उन्हें बड़े भाई द्वारा दी गई चिट्ठियों को डाकखाने में डालना था। लेखक ने आज कुर्ता पहना था। कुर्ते में जेबें न होने के कारण लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। तो व्याख्या आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आइए इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सिर्फ आपको संदर्भ लिखना है। अब आप संदर्भ में तो जानते ही हैं कि प्रस्तुत पद गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा है। लो 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित जो ऊपर रेखांकित अंश का व्याख्या है उसी को लिखना रहेगा। आप ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने बबूल के डंडे की समानता किससे की है। और चौथा क्वेश्चन है नारायण वाहन से तात्पर्य क्या है, अर्थात नारायण वाहन का अर्थ क्या है। दूसरा, मूक डंडा सजीव सा प्रतीत क्यों होता है। यही 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आपने देख ही लिया, आंसर को आपने देख ही लिया होगा। देखिए ये दूसरा आपने उपरोक्त रेखांकित अंश आप पढ़े ही हैं। अब लेखक ने बबूल के डंडे की समानता राइफल से तथा नारायण वाहन अर्थात गरुड़ से की है। और नारायण वाहन का अर्थ है विष्णु की सवारी गरुड़, लेकिन यहाँ अर्थ सांपों का शत्रु होगा। अब 5वां क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, मूक डंडा सजीव इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उस मूक डंडे से आमों को झाड़ा या तोड़ा जाता था। बस यही आपको क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको आप याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो
हम तो यही मानेंगे कि आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि कॉपी आपके पास हमेशा रहेगी, मोबाइल आपके पास हमेशा हो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी नेटवर्क नहीं है, कभी लाइट नहीं है। अगर आपने डाउनलोड किया है तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको वीडियो को ऐसे रोक रोक के कॉपी में आप उतार लीजिए और उसके बाद उसी को याद कीजिए। बार बार रिवीजन करते रहिए सुबह से शाम तक। एग्जाम हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म, फिर नेक्स्ट तैयारी किया जाएगा हम लोग साथ मिलके। तो अब आइए बच्चों, दूसरा पद्यांश भी गद्यांश भी देख लेते हैं और देखते हैं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ठाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। कपोल अर्थात बच्चों गालों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिखी जाएंगी। समझ रहे हो बच्चों? अब आइए इसके अर्थों को हम पहले समझते हैं। पाट, कुएं के किनारे की लकड़ी को पाट कहा जाता था। पहले के जमाने, अगर आप कभी कुएं देखे हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो कुएं के किनारे लकड़ी लगे रहते हैं उसको पाट कहते हैं। मिट्टी अथवा पत्थर की शिला से बना चबूतरा, ये भी कह सकते हैं, जो कुएं के किनारे किनारे बना रहता था, जिस पर खड़े होकर पानी निकाला जाता था। ठाढ़े दहाड़े जोर जोर से रोना, आंखें डबडबाना अर्थात आंखों में आंसू भरे रहना। ठाड़े का मतलब होता है बच्चों दहाड़े मारना, इधर जोर जोर से रोना, और आंखें डबडबा माने कि आंखों से आंसू भर आना, आंखों में आंसू भर आना। और ढकना, ढकना का अर्थ आप जानते हैं, ढक्कन। उद्वेग, ढा से ढकना पढ़ा होगा बचपन में, तो ढक्कन होता उद्वेग अर्थात घबराहट। कपोल का मतलब गालों होता है, दोनों गाले, यहाँ पर आंसू आके गिर जाते थे। अब थोड़ा व्याख्या इसके समझ लेते हैं बच्चों। व्याख्या क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन बीच में दिया है, ऐसे कहीं भी रेखांकित अंश रहेगा आपका। वो पहले गद्यांश में आपने देखा सबसे ऊपर ही था अंडरलाइन, और उसी को इसको रेखांकित अंश कहते हैं। अब इसको आप व्याख्या करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले आप इसी तरह निरंतर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखिएगा बच्चों। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा बोझ लेके नहीं पढ़ना, पर पढ़ते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है, पर डे पढ़ते रहना है। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने के पश्चात लेखक और उसका छोटा भाई दोनों कुएं के किनारे बैठे रो रहे थे। छोटा भाई जोर से और दहाड़ मार मारकर रो रहा था और लेखक सुबक सुबक कर ऐसे आंसू बहा रहा था जैसे चूल्हे पर रखी पतीली में उबाल आने पर ढक्कन थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर पतीली पर बहने लगता है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ये आपके जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या देख लीजिए। लेखक और उसके छोटे भाई के रोने के कारण था क्या बच्चों कि चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने से बड़े भाई द्वारा पिटाई का डर था। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने, बड़े भाई द्वारा पिटने और घबराहट से लेखक की स्थिति ठीक चूल्हे पर रखी उस पतीली के समान हो गई थी। लेखक के मन में भी भावनाओं का तूफान चल रहा था और उनकी आंखों में उमड़ रहे जो आंसुओं को पलके अपना थोड़ा सा किनारा खोलकर गालों पर ढलका देती थी। वो जितना अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करते थे, उतना ही उसके मन का उफान आंसू बनकर गालों पर बहने लगता था। तो हमें विश्वास है बच्चों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह आपको पढ़ पढ़ के बार बार याद करना है। अब देखिए बच्चों, आगे क्या है। ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं
इस समय लेखक के को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। लेखक कहता है कि यदि माँ यहाँ होती तो वो उसकी गोद में छुप जाता और माँ उसे अपनी छाती से लगा लेती। माँ के लाड प्यार की कमी लेखक को यहाँ महसूस हो रही थी, जैसा कि सभी बच्चों के साथ होता है। जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम भी अपनी माँ को याद करते हैं। वैसे ही लेखक यहाँ महसूस कर रहा था। लेखक कहता है कि यदि माँ होती तो वो उसे भय मुक्त कर देती और कहती कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। परंतु यहाँ माँ ना होने के कारण वो बहुत ही भयभीत है। तो बच्चों, आपने इस व्याख्या को समझ लिया है। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि हम पहले देख ही भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आइए प्रश्नों का जिक्र करते हुए पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप जानते हैं, पहले बता भी चुके हैं। यहाँ पर नीचे उत्तर में लिखा भी है, देखो बच्चों, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा ही है, वही लिख देना रहेगा। लेखक के रोने का कारण क्या था, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है नीचे, इसी को याद कर लीजिएगा। जो चिट्ठियां बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए लेखक को दी थी वह कुएं में गिर गई थी। बड़े भाई से पिटने का भय होने के कारण लेखक रो रहा था। बस। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं कि लेखक व उसका भाई कैसे रो रहे थे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, लेखक व छोटे भाई दाढ़े मारकर जोर जोर से अर्थात जोर जोर से रो रहे थे, जबकि लेखक चुपचाप रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू डबडबाकर बाहर आ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, लेखक ने रोने की तुलना किससे की। तो देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 5 पे चलते हैं। लेखक ने रोने की तुलना पतीली में उफान आने वाले ढकना ऊपर उठने और पानी बाहर टपक जाने से की। और आपका अब छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 6 दिया है लेकिन क्वेश्चन आपका 5 ही आएगा। लेखक को माँ की याद क्यों आई। तो लेखक को माँ की याद क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि उस समय केवल माँ ही थी। देखिए, उस समय केवल उसकी माँ ही थी जो प्यार दुलार करके उसको भय मुक्त कर सकती थी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे गद्यांश का। और हमने पद्यांश को भी पढ़ा दिया है। उससे जो हमने पद्यांश पढ़ाया तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देख लिया। अब आप इसी को बार बार पढ़ के रिवीजन करके कॉपी में लिखने के प्रयास कीजिए, और नहीं तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार पढ़िए। और ये देखिए जीवनी जो है बच्चों, ये जीवनी आप इसी फ्लो चार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। फ्लो चार्ट को आप उतार लीजिए कॉपी में, इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। और इस जीवनी से संबंधित कभी आपका जीवनी तो एक आएगा ही, जीवन परिचय लेखक का और एक कवि का, लेकिन अन्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, जैसे 1 नंबर का, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आप ऐसे बच्चों, हमारा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए फाइनल टर्म एग्जाम तक, और आपके हिंदी को पूरी तरह से मजबूत करने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आपका काम इतना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। आपको निरंतर पढ़ते रहना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ते रहिए। तो आइए बच्चों, अब हम इस वाक्यों के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर श्रृंखला के साथ। तो जय हिंद बच्चों।